नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ और मैं दीपक मजूमदार। आज हम यहाँ पे जो आए हुए हैं धरना स्थल पे दिवंगत परिवारों की सुध लेने के लिए। आज हम सरकार से कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, ना इनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्या कर रही है, कब करेगी, कैसा करेगी। इन विषयों पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ इनकी जो व्यथा है, इनकी जो पारिवारिक जो परिस्थितियाँ, इनको किस दृष्टिकोण में इनके परिवार जो है देख रहे हैं और इनकी तकलीफ़ें क्या है, सिर्फ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार इनके विषय में अगर विचार बना रही है कि नहीं बना रही है, वो एक अलग विषय है। पर सबसे बड़ा विषय है कि वर्तमान में जो इनको तकलीफ़ हो रही है, उस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ना रहिए बेखबर, देखते रहिए खास खबर। दीदी, ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ आपके घर में बन रही है और काफ़ी समय से यहाँ धरने पर बैठे हैं, आपका अपना एक परिवार है, उस परिवार का जो प्रतिक्रिया है आप पर कैसा बन रहा है? सर जी, मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं मेरे परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है। मैं रोजी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन कर रही हूँ। एक टाइम भोजन मिल जाता है और किसी के यहाँ खाना बनाने जाती हूँ तो वो भी दे देती हूँ, थोड़ा सा उसी से गुजारा एक टाइम का कर लेते हैं। और 3 बच्चों का परवरिश मेरे ही सिर पर है। मेरे घर के मुखिया के जाने के बाद मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। मेरे ससुराल वाले मेरे 4 साल हो गए, मेरे को देख भी नहीं, पूछे भी नहीं कि जी रहे हैं क्या नहीं जी रहे हैं। मेरे बच्चों को भी सुध ही नहीं ले कि कैसा है क्या है। हम लोगों को कोई भी नहीं पूछे आज तक। कि अपना घर अपने सही झाड़ू पोछा करके खाना बनाकर किसी के यहाँ चली जाती हूँ और वैसे ही मेरी ज़िंदगी पा रही हूँ और मेरे बच्चों का। अभी जो आपके ससुराल में आप रह रही हैं कि कहीं और रह रही हैं? मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, बाहर में रह रही हूँ, महासमुंद में। महासमुंद में? आपका ससुराल कहाँ है? मेरे ससुराल देवरी कुमा खान। कुमा खान। अब आप महासमुंद में रह रहे हैं, तो किराए से रह रही है? हाँ, वैसे ही 1500 बच्चे जो हैं आपके साथ? हाँ भैया, 3 बच्चे। हाँ। तो जो 3 बच्चे का पढ़ाई लिखाई, सबसे मेन चीज़ है भोजन है। हाँ। भोजन की व्यवस्था है और उसके बाद उनकी शिक्षा का व्यवस्था है। तो आप जो उसको कैसे मैनेज कर पा रही हैं? एक भैया ना, मेरे बड़े भैया ना टीचर, वही घर पे किराया दे देते हैं और खाना वाना का वही जो अपनी पढ़ाई लिखाई प्रतिदिन का यही वाला जैसे किराना सामान का वही झाड़ू पोछा करके और खाना बना के कर लेती हूँ। तो वही आपका मतलब जीवन का आधार है कि दूसरे के यहाँ खाना बना रही है? जी सर। और बच्चों का पालन पोषण जैसे तैसे कर रही है? जी सर। इसके अलावा आपके पास उपजीविका के लिए कोई सोच है? नहीं सर। अगर मान के चलिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि सरकार से हम कोई मांग की बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी व्यथा को उन तक पहुंचाने की एक कोशिश जनता के माध्यम से कर रहे हैं और जनता आपको देख रही है। हो सकता है जनता के मन में कोई भाव आए तो हमारे चैनल में कोई कमेंट्स करें और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे वो बात। तो उस बात को पहुँचाने के लिए आज आपसे संवाद साध रहे हैं। इसके अलावा जो आपके ससुराल के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, परिजन हैं, आपसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं? वो किस प्रकार का मदद मिल रहा है? कोई आप अपनी भाषा में बता सकते हैं? नहीं सर, मेरे को कोई नहीं मिल रही मदद। आपके सास ससुर जीवित हैं? मेरे ससुर जी है, जेठ जेठानी, उन लोग कोई भी देख रेख नहीं करते। किसी प्रकार की कोई सुध नहीं लेते? नहीं सर। या कोई आपसी मतभेद हो मन का? लोग मेरे पति के जाने के बाद कोई प्रकार के, जब पैसे थे ना तब आते थे डेली, और इसके जाने के बाद कोई पूछताछ नहीं करते हैं। कोई पूछताछ नहीं। तो आपके पति का देहांत कैसे हुआ, कब हुआ? मेरे पति का 2018 में लंबी बीमारी के कारण हुआ सर। इलाज सब करवाए? जी सर। वो पैसा वगैरह कहाँ से आया? जो रखे थे ना उस पैसा से उसका इलाज। सारा जो पैसा आपका खर्च हो चुका है? कुछ भी नहीं है आपके? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अब क्या करोगे भविष्य में? 3 बच्चे हैं और आपका खुद का जीवन है, उसको कैसे आगे मैनेज करोगे? एक ही मात्र हम लोगों का साधन है कि यही आशा से जी रहे हैं कि हम लोगों का कि
जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति लगे, उसी में हमारे बच्चों का ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई उसका आगे बढ़ाएंगे। नहीं देखिए, अगर मान के चले सरकार की जो बात आप लोग अनुकंपा नियुक्ति की बात कर रहे हो, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई कोई प्रावधान ही नहीं है अनुकंपा नियुक्ति का, क्योंकि वो संविलियन होने के पहले का देहांत हो गया, तब तक कोई संविलियन की बात हुई नहीं थी। अचानक संविलियन की बात हुई और वो संविलियन किया गया, तो उस कैटेगरी में आते ही नहीं हो। तो सरकार के पास तो कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? हम लोगों के पास तो कुछ चारा नहीं है सर, कि हम लोगों को एक तो अनुकंपा नियुक्ति देखते तो जीने के लिए क्या करोगे? तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं हमारे पास तो। जीने का कोई तो आधार होगा, कुछ सोच तो बनाए होंगे। एकमात्र लक्ष्य है मेरा अनुकंपा नियुक्ति, बस यही। तीनों बच्चे परेशान करते हैं कि हम लोगों की मांग ऐसे मैंने लंबी मांग करते हैं, उसको हम लेकर कि एकदम दुखी हो जाते हैं कि आज होगा अनुकंपा नियुक्ति तो अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को भी अच्छे से कपड़ा अच्छे से मैंने खाना वाना खिलाएंगे। ऐसी स्थिति है कि हम लोगों की कि वो पूरा होते ही नहीं है। ठीक, अपना नाम बताएं। अग्नि मार्कंडे, ग्राम देवरी, जिला महासमुंद, ब्लॉक बागवानी। दर्शकों, इसी दौर में एक और जो है अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ धरना पर बैठी हैं, उस बहन से भी हम आपका परिचय और उनकी व्यथा को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपकी अपनी क्या समस्या है, आज हम सरकार से मांग की बात नहीं करेंगे। आप अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं देती है, क्योंकि सरकार कहती है या सरकार के खेमे के कुछ लोग अधिकारी जो वर्ग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नियम प्रोविज़न नहीं है आपको नियमितीकरण करने का। तो ऐसी अवस्था में आपका जो जीवन है, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, वो किस प्रकार से आप जीवन को चलाएंगे आगे? क्या योजना है आपके पास? प्रधान है सर, जब शासकीय में थे पति तो प्रधान है, तभी तो उसको शासकीय पैसा मिलता था, और 2016 में सचिव पद भी दिया है, तो हम लोग को ये दिए तो प्रधान होगा। तो मैं चाहती हूँ सरकार से जो हमारी योग्यता है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे जो पति थे वो ब्रेन ट्यूमर से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, और मेरे घर में कोई नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, मेरा कोई नहीं है, पिताजी भी नहीं है मेरा। अब मैं कैसे उसको पालन पोषण करूँगी? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं काम करने जाती हूँ, दूसर के घर में मेरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, दूसर खाना खिला देते हैं, मैं काम करके आती हूँ, तो मेरा कुछ तो सरकार मेरे को दे। कम से कम 10-15 लाख उसका तबीयत ICU में रायपुर बालाजी में भर्ती थे मेरे पति, गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, ब्रेन ट्यूमर थे, और कर्जा ले लेके उसके तबीयत में लगाए, तो मैं कहाँ से छूटूंगी? कर्जा वाले आते हैं, घर के लोग चिल्लाते हैं, मेरे 1.5 सास मेरे घर से निकल भाग ऐसे ही बोलते। घर वाले किस तरीके से आपको कह रहे हैं? बहुत परेशानी हूँ सर, मैं बहुत से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? मेरा तो कोई सहयोग देने वाला नहीं है, कोई नहीं है मेरा, मेरे पापा भी नहीं है, मेरे सास भी नहीं है, ससुर नहीं है, मेरे 2 छोटे बच्ची हैं, लड़की हैं, तो मैं कैसे पालन पोषण करूँ? कितने बच्चे हैं? 2 लड़की हैं मेरी। 2 लड़कियाँ केवल? कितनी बड़ी है? एक 10 साल की है, एक 12 साल की है गुड़िया। 10 और 12 साल। हाँ। क्या करते हैं उन लोग? स्कूल जाते हैं सर। शासकीय स्कूल जाते हैं? हाँ, शासकीय स्कूल जाते हैं। तो उनकी ज़रूरतों को आप कैसा पूरा कर पा रही हैं अभी? नहीं कर पाए, कपड़ा भी नहीं ले पा रहे हैं सर। दिवाली में यदि यहाँ बैठे थे 20 तारीख से, मेरी बेटी रो रही थी कब मिलेगी अनुकंपा मम्मी, कब मिली पापा की नौकरी मम्मी, मैं कैसे बताऊँगी? मैं बहुत दुखी हूँ सर, कुछ नहीं है मेरे पास, जो भी था कर्जा कर करके मैं उसकी तबीयत में लगाई हूँ। तो अभी मान के चलिए कि सरकार के वहाँ से कुछ खबर ऐसी आ रही है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो ऐसी हालत में आप कौन सा कदम उठाएंगी और किस प्रकार से अपना जीवन को चलाने के लिए
सोच रखी हुई है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 12वीं तक है मेरा योग्यता, और उसके आधार पर मुझे नौकरी दिया जाए, नहीं तो आत्महत्या दोनों बच्चों को पकड़कर मैं यहीं मर जाऊंगी। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई साधन नहीं है, मेरे पति की इतना सारा पैसा लगाए, कर्जा वाले आते हैं, मुझे गाली गलौज भी देते हैं, मैं कहाँ से दूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रणाम है, विनती है कि मेरे पति के जगह मेरे पति का अधिकार को मेरे को दे, और उससे मैं पालन पोषण अपन दोनों लड़की के कर सकती हूँ। मैं यही विनती करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो मेरी योग्यता है उसके सर। मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती सर, मेरा 2 बच्चे, मैं कहाँ से करूँ, पढ़ूँ कि बच्चे को पालूँ। रोजी मजदूरी पढ़ाई भी कर रही हैं? नहीं करती हूँ सर, मैं 12वीं बस पढ़ी हूँ, मेरे तो पास मतलब पैसा। आप अपनी योग्यता के अनुसार? हाँ, मेरे योग्यता है 12वीं, जो भी योग्यता के अनुसार जो भी प्यून वगैरह या कुछ भी या कोई भी पद में दिया जाए शासकीय उसमें वो कर लूँगी मैं। स्थापित करें आप वैसा चाहें? हाँ सर, मेरा कोई साधन नहीं तो मैं मर जाऊँगी। ये परिचय? हाँ सर। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संतोषी कोसले है, मैं पिंडरा रोड से आई हूँ, पिंडरा जिला से आई हूँ। इसी कड़ी में एक और बाला जो है अपने परिजन के मृत्यु की मांग को लेकर के हमारे बीच में बैठी हुई है, और उनकी भी पारिवारिक जो स्थितियां हैं उससे आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ इनके घर पे, इनके मन पे चल रहा है। और मैं इनके बीच आज बैठा हूँ केवल इस बात को जानने के लिए और आप तक के इस बात को पहुँचाने के लिए कि इनकी अभी जो पारिवारिक क्या गतिविधियां हैं, किस प्रकार से इनका जीवन चल रहा है और चलने वाला है। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती तो ऐसी अवस्था में ये कौन सा कदम उठाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवाल पर हम सरकार से नहीं, आज जनता से कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को साझा करने के लिए कह रहे हैं, और इसी कड़ी में ये समस्याओं को हम आप तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ, बताएं कि आपकी क्या पारिवारिक समस्या है और किस चीज़ से आप जूझ रहे हो? मेरी परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब मम्मी ख़त्म हो गई पहले, उसके बाद पापा भी ख़त्म हो गए, और अब मैं एक मौसी थी, वो भी दिमागी हालत से बीमार है। सबसे पहले ये मुझे बताइए कि आप किसकी नौकरी मांगने आए? मम्मी। आपकी मम्मी शिक्षिका थी? जी। उनके जगह पे आप चाह रहे हैं? जी। तो आप क्या विवाहित हो? जी नहीं हो, है ना? तो आपकी मम्मी का हक आपको मिलना चाहिए, ऐसा है? जी। अब आपको तकलीफ परिवार से क्या हो रहा है, जीवन आपका कैसा चल रहा है? परिवार में कोई नहीं है सर, जैसे मम्मी ख़त्म हो गई और पापा ख़त्म हो गए, फिर दादा दादी कोई वो नहीं है, मतलब बेटा चला गया तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और जो नाना नानी कोई नहीं है। मौसी थी, वो मौसी भी बीमार हैं, मतलब दिमागी तौर पे वो बीमार हैं। तो मैं खुद ही दूसरों के यहाँ मानसिक रोगी है वो? हाँ, मानसिक रोगी हैं। तो मैं खुद ही दूसरों के यहाँ काम कर कर घर चलाती हूँ, उनकी दवाइयाँ से लेके घर का किराया। आपके साथ अभी कितने सदस्य हैं? मैं और मेरी मौसी। मतलब ये 2 लोग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? जी। तो लोगों के घर आप काम करती हैं और उस प्रकार से आप अपना घर चला रहे हैं? जी। इसके अलावा जो आपके आस पड़ोस या रिश्तेदारों से किसी प्रकार का सहयोग या किसी प्रकार का उपहास करते हैं, उसका क्या आप पर प्रभाव पड़ रहा है, या उपहास करने का आप कैसा जवाब देते हैं? सर देखिए, बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं किसी को ज़्यादा जवाब नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ बोलना है जो बोल लीजिए, मैं बस सुन लेती हूँ और चुप रहती हूँ। मतलब आपकी जो क्रिया है ये है कि जो खाए वो अंग लगे, जी। जो बांटे वो संग चले, और जो बच जाए वो जंग लगे, जी। ये कहना चाह रही है? जी। तो आप ये बताएं कि आप जो अभी काम करके अपना जीविका चला रही हैं,
आपका एक बड़ा भविष्य आपके सामने खड़ा है। जी अगर सरकार मान के चलिए अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए बाध्य नहीं होती या साफ तौर पे पहले सिरे से ही नकार देती है कि भाई प्रोविज़न में नहीं है और हम आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकते, तो उस अवस्था में आपका अगला कदम क्या होगा? जी देखिए, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था, इसीलिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर अनुकंपा नियुक्ति का पहले से ही प्रावधान नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं बैठता। और 2014 से पहले बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हुई है। 2014 के बाद डीएड, बीएड, टीटी का प्रावधान निकाला गया है। जिनके यहाँ सुबह काम पे नहीं जाए तो शाम को क्या बनेगा उसका पता नहीं होता है, वो लोग डीएड, बीएड, टीटी कहाँ से करें? डीएड, बीएड, टीटी करने के लिए भी तो पैसे लगते हैं जी। पैसे सरकार को सोचना चाहिए। जिनके यहाँ मुखिया ही नहीं रहे, कोई कमाने वाला ही नहीं है, वो डीएड, बीएड, टीटी कहाँ से करे? और अगर बोलते हैं कि नियम नहीं है, नियम का शिथिलीकरण तो सरकार 2 मिनट में कर सकती है। किस प्रकार से सर, शिथिलीकरण तुरंत हो सकता है। देखिए, योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरी मम्मी टीचर थी तो हमें टीचर में ही दिया जाए। हमारी जो योग्यता है, योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का मांग है हमारा। नहीं, जैसे कि सरकार के कुछ अधिकारियों का ट्वीट हुआ है जी, है ना, लिखित तौर पे नहीं हुआ पर मुखाग्र तौर पे हुआ है जी, कि अगर संविलियन नहीं हुआ है और संविलियन के पूर्व दिवंगत हो गए हैं जी, तो वो किस प्रकार से हम उनको नियमितीकरण में लाएं? जिनकी ये हमारा ये है कि जिनकी 10 साल से 8 साल तक के जो कार्यरत थे उन्हें तकनीकी संविलियन मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। यानी तकनीकी संविलियन के क्राइटेरिया में लेकर के उनके परिजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी दिया जाए। जाए। जी, अगर मान के चलिए अभी सरकार इस बात से भी नकारती है और आपको नियुक्तिकरण नहीं देती तो आप क्या करोगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं है जी। हम लोग 3,000 4,000 तो मिलता है जी दूसरों के यहाँ काम कर कर, उसमें हम लोगों का जीवन यापन हो ही नहीं पा रहा है। हमारी सरकार से एक ही मांग है, या तो अनुकंपा नियुक्ति दीजिए या तो इच्छा मृत्यु दीजिए। हमारे सारे परिवार के लोगों को ले आएंगे हम यहाँ और हमें यहाँ पे इच्छा मृत्यु दी जाए। अब ये मान के अब आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा कि आप जैसा सरकार से नियुक्तिकरण मांग रहे हैं तो आप लोगों का जो सैलरी है जी, किस प्रकार से होना चाहिए जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाए? जी, ऐसा नहीं कितना है कि होना चाहिए? सरकार तक वो भी बात पहुंचेगी कि हमारी नियुक्तिकरण में कितनी सैलरी होनी चाहिए, सरकार कितना अफोर्ड कर पाएगी। सरकार का विवेक अलग रहेगा कि सरकार कितना करेगी, मगर आपकी अपनी भी एक सुझाव है कितना हो जाए, इससे शुरुआत हो जाए तो वो उसको प्रोविज़न में लिया जा सके, आगे कार्रवाई किया जा सके। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। योग्यता अनुसार हमें नियुक्ति चाहिए। जिसकी जितनी योग्यता होगी उस हिसाब से उसकी सैलरी होगी। अच्छा, सैलरी का कोई डिसाइडेशन आप लोगों की तरफ से है नहीं जी, है ना? से और पद के हिसाब से दिया जाए। जी। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम एम रूपा है, मैं रायपुर से हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा, इनकी बातों को हम आप तक के साझा करने की कोशिश किए। अगर मेरा यह वीडियो आप सबको पसंद आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सरकार तक किसी न किसी माध्यम से ये वीडियो पहुंच जाए ताकि इनके मन का जो दर्द है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के अगवा तक पहुंच जाए। ये सबसे बड़ी बात होगी और इन पर कोई विचारधारा बनाए और इनको किसी प्रकार का राहत दे। ये प्रदेश के लिए सबसे अच्छी बात होगी और हम आपको इसी तरीके से कई वीडियो आपके सामने जारी करेंगे और इनकी व्यथा को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, न रहिए बेखबर, देखते रहिए खास खबर। आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। मैं दीपक मजूमदार।